हाय एवरीवन, नमस्कार। पिछले कुछ वर्षों में आपने मुझे जो सपोर्ट दिया है उसके लिए मैं आप सभी की आभारी हूँ और फ्यूचर में भी ऐसे ही सपोर्ट की आशा करती हूँ। जीएस लीग चैनल की सफलता ने मुझे कुछ नया काम करने के लिए मोटिवेट किया और यह सोचने को मजबूर किया कि कुछ नया करना है। बहुत विचार के बाद मैं इस कंक्लूजन पर पहुंची कि स्टडी के साथ साथ अगर हम ऐसे लोगों से मुलाकात करें जो विशेष हों, अपने फील्ड में एक्सपर्ट हों, तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और मनोरंजन के साथ साथ थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी होगा। इस सीरीज़ में हम मिलेंगे खास लोगों से जिन्होंने अलग अलग फील्ड में अपना खास कंट्रीब्यूशन दिया है। तो शुरू करते हैं। आप आवाज़ की दुनिया से बेखबर हैं या बाखबर? यदि बेखबर हैं तो आज इस दुनिया से जुड़ने और इसे जानने का बेहतरीन मौका है। यदि बाखबर हैं तो यह आपके ही लिए है, क्योंकि आज के अंक में हम आपको मिलाने जा रहे हैं उनसे जिनसे आप पहले से ही हिले मिले होंगे। और यदि आपकी गिनती उन लोगों में होती है जो इनके नाम और काम से ना वाकिफ़ हैं, तो फिर इनसे मिलकर सचमुच हिल जाने और घुल मिल जाने के लिए तैयार हो जाइए। ये वो हैं जिनका ज़्यादातर समय प्रेमचंद, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, हरिशंकर परसाई जैसे नामचीन साहित्यकारों के साथ गुजरता है, बल्कि इनसे सबको मिलवाने का स्वयंभू जिम्मा भी मानो इनका ही है। रहते हैं मध्य भारत के बुंदेलखंड में स्थित छत्रसाल की नगरी छतरपुर में, पर इनका दूसरा ठिकाना है लोगों का दिल, जहां ये अपनी आवाज़ की परवाज़ के जरिए जा बसे हैं। दुनिया की हर उस कोने में जहां कहीं भी हिंदी की पहुंच है, ये भी पहुंचे हुए हैं। तकनीक और साहित्यिक धरोहर के सफल गठबंधन के प्रणेता, आज की जनरेशन को कल की कलम से निकले ज्ञान और जज्बातों से जोड़ने वाले तार। मिलिए पॉडकास्टर, यूट्यूबर और स्टोरी टेलर समीर गोस्वामी से। इनके मुख से इनकी ध्यानाकर्षक आवाज़ में गुजरे हुए और मौजूदा दौर के हिंदी के सभी कहानीकार कहानी सुनाते हैं। ये सभी आमोखास को आमंत्रित करते हैं कि कहानी सुनो। समीर गोस्वामी जी का ऑडियो पॉडकास्ट कहानी सुनो कई वर्षों से सभी ऑडियो पॉडकास्ट में प्रथम स्थान पर है, यानी कि ट्रेंडिंग है। मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि संयोग से मेरी मुलाकात समीर जी से बनारस के गंगा घाट पर हुई और मैंने उनसे अनुरोध किया और वो खुशी खुशी मान गए। समीर जी का समय मिलने पर उत्साह में टेक्निकल अरेंजमेंट्स पूरे न होने पर भी हमने नाव पर ही शूट किया। हम इनके बचपन से लेकर आज तक के उनके सफ़र पर बात करेंगे और जानेंगे कि कितने संघर्षों के बाद वो आज इस जगह पर पहुँचे हैं। यदि कोई नया व्यक्ति इस तरह का काम करना चाहता है, पॉडकास्टिंग करना चाहता है, स्टोरी टेलिंग करना चाहता है, तो समीर जी के अनुभव उसके लिए उपयोगी होंगे। तो आइए मिलते हैं समीर गोस्वामी से। स्वागत है समीर जी आपका। नमस्कार सुगंधा जी, कैसे? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। सुनाइए, कैसा लग रहा है बनारस में? बनारस बहुत शानदार। मैं बनारस कई बार विज़िट किया हूँ। बनारस जब यहाँ रहो तो शायद उतना आपको आकर्षित नहीं करे, लेकिन जब बनारस आप छोड़ देते हो ना, तब ज़्यादा आकर्षित करता है, बार बार बुलाता है आपको। तो मैं बार बार आता भी। इत्तेफाकन आज हम दोनों यहाँ हैं और बहुत अच्छा मौका मिला हमें कि हम समीर जी के साथ एक एपिसोड शूट करें। तो समीर जी शुरू से शुरू करेंगे। बिल्कुल। शिक्षा से सिविल इंजीनियर हैं आप, वहाँ से कहानी शुरू करते हैं। करिए जहाँ से मर्जी। तो आपके करियर के शुरुआती दिनों में आपने कंप्यूटर और टेक्निकल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया था। हाँ, ये कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से मुझे हमेशा रुचि रही है। और जब मैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नहीं आया था, बाई डिफ़ॉल्ट मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है, कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं किया हुआ है।
तो उसके पहले भी मुझे एक विज्ञान पत्रिका नाम की पत्रिका आया करती थी, उसको मैं मंगाया करता था और उससे मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, रेडियो बनाना, टेप रिकॉर्डर बनाना, तो ये सब करता रहता। तो उस वक्त कंप्यूटर नहीं आया था। कंप्यूटर मेरे जो मैंने इंजीनियरिंग की उसके लास्ट ईयर में आया, तब मैं पहली बार कंप्यूटर से मुखातिब हुआ था। अच्छा। वो भी मेरे एक दोस्त के पास था, तो उसके कारण मुझे उस पर थीसिस लिखनी थी। तो उस वक्त आया कि कंप्यूटर पर थीसिस लिखते हैं, तो मेरे दोस्त के पास था, तो कंप्यूटर से उसके पहले इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आया था, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर पे थीसिस, फिर कंप्यूटर पर आए, तो मैं उसके साथ बैठा, तब मेरा कंप्यूटर से पहली बार इनकाउंटर हुआ था। सो वो मेरी पहली जर्नी थी। उसने मुझे, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक और ये सारी चीज़ें मुझे टेक्निकल आकर्षित करती रही, तो कंप्यूटर ने आकर्षित किया और उससे मेरी जर्नी शुरू हुई। तो यहाँ से कहानी शुरू हुई। यहाँ से कंप्यूटर के साथ एसोसिएशन की कहानी शुरू होती है मेरी। मेरे दोस्त का नाम असित जैन है, उनके साथ मेरी कहानी शुरू होती है। फिर उसको असित के साथ ही कुछ ऐसा हुआ कि मैंने, असित ने और मेरे एक और पार्टनर है शैलेंद्र, इन लोगों ने फिर कंप्यूटर का ही काम शुरू कर दिया, बिकॉज वो इंटरेस्ट का भी काम था हम लोगों के, और सभी को, तीनों लोगों को उस फील्ड में बड़ा इंटरेस्ट था। कंप्यूटर आया था मार्केट में, तो बहुत सारे काम किए हम लोगों ने, हर तरीके का। इनफैक्ट उसमें DTP हुआ करता था, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, तो वो भी हम करते थे, और कंप्यूटर सेल्स भी करते थे, और उसको सर्विस भी देते थे, एजुकेशन भी देते थे। और तारीफ़ की बात थी कि जितना हम करते थे वो उतना हमें आता नहीं था, लेकिन एक चीज़ थी कि किताबें ना हर चीज़ को आपको सिखा देती हैं। तो मुझे ये मालूम था कि अगर एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का छात्र है तो वो भी वो किताब पढ़ के सीखा हुआ है, तो मैं भी सीख सकता हूँ, भले कॉलेज में एडमिशन लूँ या ना लूँ। तो हम, असित को आता था, लेकिन वो असित क्या करता, तो फिर वो हम मैंने और शैलेंद्र ने उन किताबों को मंगाया, किताबों से सीखना शुरू किया और जल्दी ही सीख गए थे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अच्छा लगा ये कंप्यूटर के साथ एसोसिएशन। तो टेक्निकल चीज़ें और कंप्यूटर से आपकी जर्नी आती है साहित्य पे। जी। तो साहित्य में आपकी रुचि कैसे हुई? साहित्य की रुचि मुझे बचपन से थी। बचपन में मैंने जब होश संभाला तो चंपक आती थी, फिर उसके बाद थोड़ा सा और एज हो जाते हैं आप तो नंदन आती थी, फिर सरस सलील आती थी, ये पत्रिका, उसके और थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो कादम्बिनी आती थी। तो ये पत्रिकाएं मैं मंगाता था, और जिस एज में रहा उस एज के हिसाब से। और इसमें मेरी माताजी ने बहुत रोल अदा किया, उन्होंने हमेशा उन पत्रिकाओं को मेरे लिए मंगाने के लिए इनकरेज भी किया और पैसे भी दिए और अरेंजमेंट भी किया। तो पत्रिकाएं जब आ जाती थी तो डेफिनेटली उनको पढ़ता था, कहानियाँ पढ़ता था, तो वो साहित्य में रुचि हो गई। और ये था कि जैसे मैं नंदन होती थी तो मैं स्कूल जाता था, मैं कहानी काउंट करता था, इस नंदन में कितनी कहानियाँ हैं, तो उसमें अगर 28 कहानियाँ हैं तो मुझे लगता था कि 30 दिन का महीना है, मैं हर दिन एक कहानी पढ़ूँगा तो 2 दिन कम पड़ जाएंगे, क्योंकि हर महीने आती थी। तो फिर मैं उसको 2 दिन उनको कहीं छोड़ना पड़ता था, तो मैं उनको छोड़ता था। और जब स्कूल से लौटता था, कसम खाई हुई थी कि स्कूल से लौटूंगा तब कहानी पढ़ूंगा, तो वो एक बड़ा इंतज़ार रहता था स्कूल से लौटकर कहानी पढ़ने का। सबसे पहले कहानी पढ़ता था, और कहानी के एंड में नेक्स्ट पेज चालू नहीं हो पाए, क्योंकि नहीं तो मैं दूसरी कहानी पढ़ना शुरू कर दूंगा तो मेरा अगले दिन का कहानी ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे करते करते वो रहे। ये साहित्य में मेरी रुचि थी। तो ये रुचि हुई, तो जब आप साहित्य को पढ़ते हैं ना, तो आप जो भी आप काम करते हैं ना, वो आपके अंदर समाहित होता रहता है। वो साहित्य भी अंदर अंदर समाहित होता रहा, शब्द कोश बनता रहा। तो उस वक्त मैंने कुछ कुछ लिखना शुरू किया। अब बचपन की लेखनी है, शायद उतनी गंभीर ना रही हो, लेकिन मैं कोशिश करता रहा, कहानियाँ लिखता रहा, कुछ कविताएं लिखता रहा, गज़लें लिखता रहा। फिर मुझे जो इसमें मेरा अचीवमेंट था, जो आज भी मैं सबसे बड़ा अचीवमेंट शायद मानूं, तो 91 में मेरी एक कहानी प्रकाशित हुई थी मुक्ता में। अच्छा। हाँ, दिल्ली प्रेस की सरिता मुक्ता ये नॉवेल्स वो आती थी, तो उसमें डाइजेस्ट थी,
तो उसमें ना मेरी एक कहानी प्रकाशित हुई थी और मुझे नहीं मालूम था। शौक तो ये था कि कहानी प्रकाशित हो जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उसके लिए मुझे 300 रुपये का एक चेक भी आया था और ये बहुत बड़ा अमाउंट भी था। Achievement हो गया। हाँ, तो मैं बहुत खुश था। उसके बाद मैंने लिखना शुरू कर दिया, थोड़ा बहुत लिखता रहा, लेकिन फिर क्या हुआ, जब पढ़ाई पूरी कर ली तो काम में भी जूझने लगा, तो वो थोड़ा सा कम भी होने लगा मेरा। तो ऐसे थोड़ी करते 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 वो साहित्य थोड़ा सा ढाल पर आया समय की व्यस्तता के कारण। तो साहित्य में रुचि बराबर रही, पढ़ाई बराबर करते रहे, लेकिन लेखन कम हो गया मेरा। अच्छा, हमने ये भी जाना है कि आकाशवाणी के साथ आपका एक सफ़र रहा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है आकाशवाणी ने, ऑल इंडिया रेडियो ने आपके इस प्रेजेंट सिचुएशन को अगर हम कंसिडर करें तो आकाशवाणी ने क्या रोल निभाया है आपके? आकाशवाणी एक आज में मुझे नहीं मालूम क्या स्थिति है लोग बागों के दिमाग में, बट आकाशवाणी आपको तराशने के लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म रहा है। चूँकि साहित्य में रुचि थी तो एक कलात्मक गतिविधियों में भी रुचि थी, तो मैं आकाशवाणी का ड्रामा आर्टिस्ट भी हुआ। मेरी जो डायलेक्ट है, बोली है, वो है बुंदेलखंडी, तो मैं बुंदेलखंडी डायलेक्ट में भी पास था और हिंदी में भी पास था, तो ड्रामा करने जाया करता था। इसके साथ बड़ा एक इंटरेस्टिंग, मैं सुगंधा आपको बताऊंगा कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस जुड़ा हुआ है। अनाउंसर जो होता है ना, वो बनने का शौक़ मुझे हमेशा से रहा। आवाज़ तो ऐसी होती है कि आवाज़ मेरी बनाई हुई नहीं है, मैं उसको मांझ नहीं सकता। ज़बान तो मैं अपनी क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन आवाज़ नहीं कर सकता, ना कुछ हो सकता है। तो लोग सुनते थे, कभी कभी मैं रिकॉर्ड कर लेता था कंप्यूटर पर, तो लोग सुनते थे तो अप्रिसिएट करते थे, अरे बड़ी अच्छी आवाज़ है ये है। लेकिन मुझे अनाउंसर बनने का बड़ा शौक़ था। मैंने किया हुआ था सिविल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक, वो ग्रेजुएशन का स्टैंडर्ड नहीं रखती है, ग्रेजुएशन की इक्विवेलेंट नहीं है पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा टाइप डिप्लोमा होता है। बट मुझे 12th के बाद एडमिशन मिला था पॉलिटेक्निक में, तो मुझे ये लगता था कि वो ग्रेजुएशन है जी। और जो आपको पॉलिटेक्निक के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी आती है तो वो ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट आती है, तो उसमें कोई जो और इमेज भी है तो वो उस वक्त अच्छी थी, अब तो थोड़ा सा बहुत कम हो गई है। तो मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ। लेकिन जब मैंने आकाशवाणी में अनाउंसर के लिए अप्लाई किया तो पता चला कि इसके लिए ग्रेजुएट चाहिए जी। अब मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। अनाउंसर बनना था, क्या करूँ जी। आपको लगेगा मैंने और शैलेंद्र ने दोनों ने ग्रेजुएशन के लिए प्राइवेट फॉर्म भरा अपने कॉलेज से, छतरपुर के ही कॉलेज से, और उसको भर के हम लोग आ गए और पढ़ाई कुछ नहीं की। लास्ट डे हम लोगों का जिस दिन पेपर होता था उस दिन हम लोग सुबह कुछ 2 घंटे पढ़ाई करते थे और पेपर देने जाते थे। पेपर में भी एक शर्त थी, जिसका पेपर पहले कंप्लीट हो जाएगा 33 नंबर का पासिंग मार्क्स का जी, वो अपना पेपर जमा करेगा और दूसरे का भी जमा कर देगा। अच्छा। तो कई बार मेरा पेपर पहले हो जाता था कि पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, बस दैट्स ऑल, क्योंकि हमें ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए थी, हमें उसमें कुछ झंडा नहीं गाड़ना था जी। तो कभी उसका पेपर हो जाए तो वो मेरा पेपर उठा करके जमा कर दे, और कभी मेरा हो जाए तो वहाँ जो टीचर्स थे, जो एग्जामिनर थे, अरे क्या कर रहे हैं, उसका पेपर नहीं हुआ। 15 मोस्टली हार्डली आधा घंटा लगता था, आधा घंटे में पेपर जमा हो जाता था। तो ये करते करते हम लोगों ने फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर किया, फाइनल ईयर किया, और मैं 3rd डिवीज़न और वो 2nd डिवीज़न पास हुआ। अच्छा। हाँ, 3rd डिवीज़न में, 3rd डिवीज़न बड़े अच्छे से कहता हूँ, गर्व से कह सकता हूँ कि मैं 3rd डिवीज़न पास था। बट एम अलग था, वो मेरा रास्ता था, ग्रेजुएशन मेरा रास्ता था, मेरी मंजिल नहीं थी। ये उनके लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है कि जो शायद रास्ते को मंजिल मान बैठते हैं और रास्ते पर ज़्यादा काम करते हैं। रास्ते पर आपको काम नहीं करना चाहिए, मंजिल पे काम कर, मंजिल पर ध्यान दीजिए। रास्ते पर तो आप दौड़ लगाते चले जाइए कि बस इसको क्रॉस करना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किस लेवल से क्रॉस कर रहे हैं, नो मैटर। तो फिर उसके बाद अनाउंसर के लिए, कैजुअल अनाउंसर के लिए वहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी निकली आकाशवाणी छतरपुर में। मैंने अप्लाई किया, पहली बार में आकाशवाणी छतरपुर में हो गया।
वहाँ ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी। एक वाणी सर्टिफिकेट होता है आकाशवाणी में, तो वो वाणी सर्टिफिकेट ना आपको बताता है कि आपको कैसे पढ़ना है। जी। उर्दू ज़बान मैंने बचपन में पढ़ने की कोशिश की थी, उर्दू सीखने की कोशिश की थी जी। तो मुझे नुक्ते वगैरह जो है ना नहीं आते थे। हाँ जी। ये नुक्ते जो है उसने हमें आकाशवाणी में बताए। जैसे हम अभी जनरली यूज़ करते हैं नुक्ते, ज़रूरत है, ज़रा है, ये नुक्ते यूज़ करते हैं, या काम है नुक्ते, मिजाज। हाँ मिजाज, मिजाज, वैद है, इस टाइप के नुक्ते यूज़ करते हैं। ये नुक्ते मुझे नहीं थे, लेकिन ये आकाशवाणी ने नुक्ते बताए। जी। तो जब उसने नुक्ते बताए तो मुझे लगा कि शायद मैं उतना शुद्ध नहीं हूँ हिंदी में जितना मैं समझता था। तब मैंने उस जो उर्दू अरबी में नुक्ते होते, फारसी में नुक्ते होते हैं, हिंदी में नुक्ते नहीं होते हैं। लेकिन हिंदी में दूसरी चीज़ें भी होती हैं। आप देखिए हिंदी में एक ही अक्षर का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, मतलब एक ही प्रोनाउंसिएशन लगभग लेकिन उसको आपको अलग अलग लिखना पड़ता है। तो जैसे ना री होता है, रा के ऊपर छोटी की मात्रा लगाते ना तो री होता है, और एक री होता है ऋषि वाला री। तो ये चीज़ें खैर उधर पर उतना प्रोनाउंसिएशन में, क्योंकि वो वाणी सर्टिफिकेट जो होता है ना किताब में लिखा होता है, तो उतना नहीं बताते। लेकिन उधर से मुझे ये ज्ञान हासिल ज़रूर हुआ कि जो शब्द लिखे हुए हैं या जो अक्षर लिखे हुए हैं उनका सही उच्चारण क्या होता है। तब इसी री और री की बात करूं, जब मैंने इसकी डेप्थ में गया तो जनरली सभी लोग बोलते हैं ऋषिकेश, ऋचा, है ना, और रिवर भी बोलेंगे। तो अब आप एक अनजान व्यक्ति को कैसे बताओगे कि ये इसमें रा पर छोटी की मात्रा आएगी या वो ऋषि का आएगा। तो उसको जब मैं अंदर तक गया तो उसमें समझ में आया कि रा ना री जो होता है वो री बोला जाता है, लेकिन ऋषि वाला री ना जो है ना वो री होता है। इसको बिल्कुल हल्के से ले लीजिए। तो मैं जब अब प्रोनाउंसिएशन करता हूँ तो उसको ऋषि ही बोलता हूँ, मैं ऋषि नहीं बोलता हूँ। जी। ऐसे ही कई शब्दों की फिर गलतियाँ पता चली। हम इच्छा बोलते हैं जबकि वो इच्छा होता है, लेकिन बोलने में हमें इच्छा अच्छा लगता है, इसलिए हम इच्छा बोलते हैं। और जबकि उसी का विपरीत होगा, रक्षा बोलना होगा, हम रक्षा बोल देंगे। तो ये चीज़ें आकाशवाणी का जो बेस उसने दिया मुझे, उससे समझ में आई। दूसरी चीज़ आकाशवाणी ने जो सबसे बड़ी चीज़ देता है वो देता है आपका माइक से ना घबराहट खत्म हो जाती है। जी। कई लोगों को होती है, बहुत कॉन्फिडेंस रहेंगे, लेकिन जैसे माइक आएगा ना तो बहुत नर्वस हो जाते हैं, हर चीज़ की दिक्कत होती है। जी। तो ये आकाशवाणी ने दिया कॉन्फिडेंस, जो डेवलप होता है ना वो कॉन्फिडेंस उसने आकाशवाणी ने डेवलप कराया। बाकी पर्सनैलिटी तो बनती ही है वहाँ पर। जी। तो वो आकाशवाणी का है। तो समीर जी, अब आकाशवाणी से सफ़र शुरू होता है और स्टोरी टेलिंग पे की जो कहानी है, हाँ, वो किस मुकाम पे कहाँ से पहुँची या कैसे शुरू हुई? आकाशवाणी के ही दिनों में क्या ये आइडिया आया आपको, या कहाँ से आया? क्योंकि आकाशवाणी में तो आप एक अनाउंसर हैं, आप प्रोग्राम्स दे रहे हैं। अगर हमने विविध भारती आकाशवाणी सुना है रेडियो पे, तो उसमें हम यूजुअली एक प्रोग्राम दे रहे होते हैं जहाँ पे गाने चल रहे होते हैं, एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। यहाँ से अगर हम कहानी सुनाने का या स्टोरी टेलिंग का कॉन्सेप्ट देखें तो ये दो कॉन्सेप्ट बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। लेकिन ये अगर ट्रांसफॉर्मेशन एक शब्द होता है तो जब मैं स्टोरी टेलिंग में आया ना तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय था, जब ऑडियंस ना आपके जो बेतार के यंत्र थे, रेडियो था, एफएम था, एएम था, उससे ना धीरे से बहुत छोटी सी संख्या में इंटरनेट पर माइग्रेट कर रही थी ऑडियो के, वीडियो के लिए। तो ये वो एक छोटी सी प्रोसेस है जो एक मैं कहूँ अकस्मात मेरे साथ हुई है। हुआ यूँ कि आकाशवाणी के मैं कुछ प्रोग्राम्स बनाता था, उन प्रोग्राम्स को मैं उस वक्त ये आपका जैसे जो सोशल मीडिया ये चालू हो गया था, व्हाट्सएप चालू हो गया था, तो मैं व्हाट्सएप पर भेजा करता था, लोग बाग बहुत पसंद किया करते थे। अब हुआ ये कि इसको लोग बागों ने आवाज़ को, प्रेजेंटेशन को, हर चीज़ को पसंद किया।
तो यहाँ तक तो मेरी आवाज़ लोग बागों तक मैंने पहुँचाने का काम किया। लेकिन साहित्य में तो इसमें ये हुआ कि मैं इंटरनेट पर आ गया। इंटरनेट पर ऐसा आ गया कि सोशल मीडिया के माध्यम से, नॉट स्टोरी टेलिंग, पॉडकास्ट या अभी कुछ नहीं। और इंटरनेट पे किस जरिए आए आप? ऑल इंडिया रेडियो के जरिए? नहीं, व्हाट्सएप के जरिए जो है, व्हाट्सएप के जरिए आपने अपने अनाउंसमेंट्स को शो भेजना भेजना जो शुरू अच्छे किया। प्रोग्राम्स थे उनको मैंने भेजना शुरू किया कि जी। सुनो, फीडबैक दो। जी लिमिटेड लोगों को भेजता था क्योंकि पब्लिकली नहीं कर सकता जी। डेफिनेटली, तो वो भेजता था, उनके अच्छे फीडबैक्स आते थे। इसी बीच क्या हुआ कि मेरे एक बड़े भाई हैं, मित्रवत हैं, मतलब मैं बड़ा भाई ही कहूँगा उनको, संजय सिंह है। तो उनका जो है, उन्होंने ऐसी चर्चा चलती रहती थी उनसे, तो उन्हें लगा होगा कि ये कुछ साहित्य रुचि रखते हैं। तो बोले, समीर तुमने प्रेमचंद को पढ़ा है? तो मैंने कहा हाँ पढ़ा है, 8वीं में 9वीं में, मतलब जो हमारे और प्राइमरी एजुकेशन में कहानियाँ थी, ईदगाह थी, ऐसी कहानियाँ हमने पढ़ी हुई हैं। बोले प्रेमचंद को आप पढ़ो। मैंने कहा अच्छा। बोले आपको बहुत अच्छा लगेगा। पंच परमेश्वर जैसी कहानी पढ़ी, कफन जैसी कहानी पढ़ी, जी लेकिन उनका जो समग्र साहित्य है, पूरा साहित्य है, बोले वो पढ़िए आप। उनकी नॉवेल्स पढ़िए, गोदान पढ़िए, गबन पढ़िए। मैं आया और मैंने उस वक्त तक ये इंटरनेट पर सेल चालू हो गई थी, मतलब आप ऑनलाइन चीज़ें मंगा सकते थे। मैंने उठा करके जब प्रेमचंद को सर्च किया तो उनके मानसरोवर के 8 भाग थे जिसमें कहानियाँ थी। इसके अलावा दूसरी कहानियाँ भी थी जो कि प्रिंटेड में नहीं थी बट अवेलेबल थी। फिर नॉवेल्स, मैंने सारे नॉवेल्स और सारे मानसरोवर मंगा करके रख लिए। अब मैं उसको पढ़ने के लिए मुझे समय चाहिए था, और समय उस वक्त मेरे पास नहीं था कि मैं उनको पढ़ पाऊँ। अब मुझे किसी काम से कहीं बाहर जाना होता था और फ्रिक्वेंटली जाना होता था, हर दूसरे दिन जाना होता था। अदरवाइज़ जो मेरे लोकल छतरपुर में काम रहते थे वो करना, बिजनेस करना होता था। तो मेरे पास एक ही समय रहता था कि मैं जब गाड़ी में हूँ उस वक्त मैं पढूं। लेकिन मेरे साथ दूसरी दिक्कत थी कि मोशन सिकनेस मुझे है, तो गाड़ी में अगर मैं पढ़ता हूँ या बैठता भी हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे वॉमिट होने का, वॉमिट सेंसेशन होता है। हाँ, मुझे तो ड्राइव भी मैं करता था, तो अब वो पढ़ नहीं सकता। ऐसा हुआ कि आकाशवाणी में कभी कभी आपको लंबा समय मिल जाता है जब आप बहुत बिल्कुल फ्री रहते। उसमें एक समय होता है जब आपका रिले होता है। छतरपुर आकाशवाणी तो कई प्रोग्राम्स दिल्ली से रिले कर रहा है, तो पता चला आपको 2 घंटे का वक्त मिल गया। तो मैं मानसरोवर 1 लेकर के उनका गया, प्रेमचंद जी का, वो पढ़ने की कोशिश की। तो माइक सामने था, सब कुछ था। मैंने कहा मैं इसको, फ्री टाइम था, मैंने कहा रिकॉर्ड करके देखता हूँ कि मैं कैसा रिकॉर्ड करता हूँ। तो मेरी पहली कहानी मैंने रिकॉर्ड की थी जुर्माना। तो बहुत अच्छी कहानी है जुर्माना, मतलब प्रेमचंद ने खैर हर कहानी उनकी बेमिसाल है। तो जुर्माना कहानी थी, वो मैंने पढ़ी। पढ़ने के बाद मैंने फिर उसको व्हाट्सएप पर भेजा। जैसे ही मैंने व्हाट्सएप पर भेजा तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई यार, कि अगर मेरे जैसे प्रताड़ित लोग हैं जो साहित्य पढ़ना चाहते हैं लेकिन मोशन सिकनेस के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए ये सुन सकते हैं। मेरा यही सवाल होने वाला था आपसे कि क्या ये आइडिया वहाँ से आया क्योंकि आपको मोशन सिकनेस है? और यूजुअली ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ये होता है कि गाड़ी में बैठे और गाना बजा दिया। हाँ। और आप जैसे लोग जिन्हें पढ़ने का शौक है, या जिन्हें, आपकी तो कहानी अलग है, आपको कहानी पढ़नी थी क्योंकि आपको स्टोरी टेलिंग करनी थी। तो क्या ये कॉन्सेप्ट वहाँ से आया कि गाने की बजाय अगर हम लोगों को कहानियाँ सुनाएं? ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आया वहीं से, आइडिया वहीं से कि मैंने कहानी रिकॉर्ड की। जब उसको भेजा जी, तो मुझे समझ में, हाँ, वो तो उसको मैंने भी, जब मैं कार में गया तो मैंने एक बार अपनी आवाज़ से जो है खुद को प्रफुल्लित करने के लिए कि कैसा पढ़ा है मैंने, और उसको जज करने के लिए मैंने वो कहानी सुनी। और जब मैं सुनता जा रहा था ना, तो मेरा समय भी कट रहा था और वो मैं कहानी को सुन भी रहा था।
मैं सुन इसलिए नहीं रहा था क्योंकि वो कहानी मैंने नहीं सुनी थी, मैं सुन इसलिए रहा था कि मैंने क्या गलती की है, क्या किया है। जब उसको सुना तो मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। लोग बागों को जब भेजी मैंने कहानी तो उनका वही बहुत अच्छा अप्रिसिएशन आया और उन्होंने कहा कि मैं दूसरी कहानी का इंतज़ार कर रहा हूँ। और एक हफ्ते के अंदर बार बार सभी लोगों के मैसेजेस आना शुरू हो गए कि मैं दूसरी कहानी नहीं आई, दूसरी कहानी नहीं आई। तो मुझे लगा ये अच्छी चीज़ है। तो मैंने कुछ कहानियाँ रिकॉर्ड की, रिकॉर्ड करने के बाद उसको ऐसे ही भेजता रहा। आप किसको भेजते थे ये कहानियाँ? मेरे मित्र जो व्हाट्सएप पर होते थे उनको। उसके बाद कुछ चीज़ें जब ये हुआ तो यूट्यूब आ चुका था, तो मैंने कहा कि यार ये चीज़ जो है मैं यूट्यूब पर डालता हूँ, लेकिन मेरा फॉर्मेट ऑडियो था और यूट्यूब पर वीडियो फॉर्मेट जाता है। बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। तो वीडियो फॉर्मेट होने के कारण मुझे उसको वीडियो में कन्वर्ट करना पड़ा। उसमें समय लगा मुझे सारी चीज़ें सेट करना, फिर वो कंप्यूटर इतना परफॉर्मिंग होना चाहिए कि वो कर पाए। बहुत समय पहले की बात है, 7-8 साल हो रहे हैं। लेकिन मैंने 1-2 कहानी वीडियो उसके यूट्यूब पर डाले, उसमें अच्छा रिस्पांस आया, बट वो रिस्पांस नहीं आया जो आना चाहिए था, क्योंकि हो सकता है कि 1-2 कहानियों में नहीं आए। अब जब ये यूट्यूब पर आ गया तो जो लोगों को मैं कहानियाँ भेजता था उनको मैं लिंक भेजता था कि यूट्यूब पर आप सुन लीजिए। जब उन लोगों को मैंने लिंक भेजी तो उसमें फिर अच्छा ग्रोथ आना शुरू हुआ। जब मैंने कहानियाँ उनको पर्सनल डालने की बजाय यूट्यूब पर डाली तो मुझे वो डेटा एक्चुअली दिखता था। जी। दरअसल आप सोशल मीडिया पर कोई कंटेंट भेजते हैं तो आपको ये पता नहीं चलता है वो कितनी बार फॉरवर्ड हो चुका, कितने लोगों ने सुन लिया, बट यूट्यूब पर जाने के बाद आपको एक एनालिटिक मिलता है कि जो है आपके पास इतने व्यूअर आ रहे हैं, इतने लोग सुन रहे हैं। तो बाद में वो ना बहुत मोटिवेट करने वाला डेटा था, हाँ, मेरे पास। लेकिन अभी भी थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं था मेरे को। सेटिस्फेक्शन ऐसा नहीं था कि मैं ये चाहता था, ये यूट्यूब ना एक समुद्र है, इसमें सर्च करो फिर वो जाएगा और ये होगा वो होगा। मैं चाहता था एक और वीडियो फॉर्मेट है, वीडियो पर मैं ऑडियो डाल रहा हूँ तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं चाह रहा था कि एक्सक्लूसिव जो है ऑडियो का ही प्लेटफॉर्म हो। ठीक है, तो मुझे एक कंपनी है, वो इंडिया से अभी चली गई, पहले थी बाहर की कंपनी, शायद स्वीडन की थी, आई एग्जैक्टली रिमेम्बर, लंदन या स्वीडन की थी। तो बहरहाल वो कंपनी मेरे नॉलेज में आई। ऑडियो बूम करके मैं बोलूँगा कंपनी थी, तो वो कंपनी मेरे नॉलेज में आई और उसमें मैंने देखा कि वो एक्सक्लूसिव ऑडियो फॉर्म में देते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया है। उनको मैंने कांटेक्ट किया तो उनके यहाँ क्या था कि वेबसाइट पर बनाने के लिए, उनके प्लेटफॉर्म पर कंटेंट डालने के लिए आप जैसा यूट्यूब पर आप कभी भी चले जाएं अपना कंटेंट डाल दें, वैसा नहीं था। उनको आपको वही रजिस्टर्ड करते थे और वही एक्सेस देते थे। तो मैंने उनको मेल किया, उसमें था मेल किया तो उन्होंने मेरे पास मेल आया कि आप अपना कंटेंट भेजिए। मैंने उनको कंटेंट भेजा, ये कहानियाँ उन्हें बहुत पसंद आई। उन्होंने तुरंत ही मेरे को कॉल किया और बोले कि आपका मैं तुरंत ही आईडी क्रिएट कर रहा हूँ और आप इमीडिएटली ये कहानियाँ डालना शुरू करें। इस बीच मेरी तो कुछ पंचतंत्र की कहानियाँ थी, वो रिकॉर्ड हो चुकी थी। प्रेमचंद की काफ़ी कहानियाँ रिकॉर्ड हो चुकी थी। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा चला ये सब उसमें। मैं बीच में आपको रोकूंगी। ये जो आप कहानियाँ भेज रहे थे, ये कहानियाँ आप कहाँ रिकॉर्ड कर रहे थे और क्या ये वही कहानियाँ थी जो आप आकाशवाणी में रिकॉर्ड करते थे? नहीं, ये कहानियाँ मैंने एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट मंगाया था उस वक्त। वो आउटडोर इंस्ट्रूमेंट था लेकिन मैं अपने घर पर यूज़ करता था और मैंने एक माइक ले लिया था। तो उसमें मैं वो कहानियाँ रिकॉर्ड करता था घर में ही। अच्छा। हाँ, घर में ही। फॉर्चुनेटली वो डायनामिक माइक था, तो डायनामिक माइक से थोड़ा सा क्या होता है, आउटसाइड का नहीं एम्बियंस का जो है इफेक्ट या साउंड नहीं आता है, बैकग्राउंड साउंड उतने नहीं आते हैं। और थोड़ा सा मैंने जो मेरा रूम था, जो मेरा बेडरूम था, उसी में मैंने उसको सेटअप किया हुआ था। तो बेडरूम में जनरली क्या होता है ना कि आपके गद्दे होते हैं, रज़ाई होती है और दुनिया भर का आपके कपड़े होते हैं, ये होते हैं, तो उसमें साउंड बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब भी हो जाता है, तो एको नहीं आता है और ज़्यादा आउटडोर साउंड भी नहीं आता है।
तो वो मेरे लिए सबसे मुफीद जगह थी जहाँ मैं रिकॉर्ड कर सकता था। तो वहाँ पर मैंने उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। वहाँ से मैं उस कंटेंट को रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन ये कंटेंट बेडरूम से रिकॉर्ड करके आप ऑडियो बूम को भेज रहे थे। ये रिकॉर्डिंग्स आपने पहले कर ली थी, फिर आप ऑडियो बूम को भेज रहे थे। मैंने भेजा तो उन्हें पसंद आया, तो उन्होंने तुरंत इमीडिएट कहा कि इसको कंटेंट को अपलोड कीजिए। तो मैंने वो फिर अपलोड किया। अपलोड करने के मुश्किल से 15 दिन बाद उसमें कवर इमेज भी बनानी पड़ती है। वो कवर इमेज तो सब लोग समझते होंगे जी। इनका ऑडियो बूम की तरफ से आया कि मास्ट हेड भेजो, बैनर। मास्ट हेड एक बैनर टाइप का होता है, लंबा सा जी। तो बोले कि इसको एप्पल पॉडकास्ट पर प्रमोट करना है। एप्पल पॉडकास्ट जो एप्पल कंपनी है, एग्जैक्टली उनका जो पॉडकास्ट है उस पे। तो जी। एप्पल पॉडकास्ट बहुत बड़ी चीज़ होती थी उस पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने वो, आसिफ मेरा बड़ा टेक्निकल बंदा है, तो दोस्त है। जी। तो उसने मुझे ना, उससे मैंने कहा यार ये ना फोटो वगैरह, वो फोटो में भी बहुत अच्छा है। तो मुझे वो फोटो वगैरह समझ में नहीं आया, ये मास्ट हेड वगैरह, ये साइज़ वो साइज़ उसने बना करके भेजा। जी। फर्स्ट टाइम शायद मेरी कहानी सुनो का पूरा जो बैनर है और वो सब उसने डिज़ाइन किया, और वो सारी चीज़ें मैंने ऑडियो बूम को भेजी। भेजने के बाद वो ना पॉडकास्ट पर सबसे पहले नंबर पर आए कहानी सुनो बाय समीर गोस्वामी। ट्रेंडिंग नॉट ट्रेंडिंग, टॉप नॉट ट्रेंडिंग, नॉट टॉप ट्रेंड, नंबर वन। ओके। और नंबर 1 इसमें नहीं कि फिक्शन में हो या एंटरटेनमेंट में हो, सारे जॉनर जितने होते हैं उसमें सबसे टॉप। वो चीज़ जब मैं देखूं कि मैं नंबर 1 पर हूँ, और फिर ये बड़ा रैपिडली चला। मेरे पास लोग बागों के फ़ोन आना शुरू हो गए, ये हो गया। मैं मतलब ऑल ऑफ द सडन मुझे टाइम की कमी पड़ने लगी, क्योंकि हर कंपनी चाह रही थी कि मैं उनके साथ एसोसिएट हो जाए। सारेगामा, गाना, स्पॉटिफाई थोड़ा बाद में आया। अच्छा, ठीक है ना। लेकिन जो इंडियन कंपनीज थी ना, वो जो म्यूज़िक कंपनीज थी बड़ी बड़ी, हम म्यूज़िक कंपनीज को जानते हैं, वो उनका मेल आना शुरू हो गया कि मुझे आपका कंटेंट चाहिए, मुझे आपका कंटेंट चाहिए। ग्रेट। तो ये मुझे एडिशनल मोटिवेशन था। इसमें एक छोटा सा एक और मोटिवेशन है। जी। यूट्यूब पर कमेंट बहुत आना शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा कमेंट आना शुरू हो गए। मैं एक मोटिवेशन, अच्छा वो वाला मैं बाद में लेकर के आता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ, जो कमेंट आए, तो मैंने जो एक मोशन सिकनेस की बात की थी ना पहले, जी, उसमें एडिशन हुए। उसमें एडिशन ये हुए कि मेरे पास कुछ इलिटरेट जो है, इलिटरेट इन द सेंस कि जो पढ़ नहीं सकते, ठीक है ना। जी। मूर्ख नहीं कहूँगा उन्हें, मूर्ख नहीं कहिएगा आप। वो जो किताब के अक्षर नहीं पढ़ सकते, है ना, वो विद्वान हो सकते हैं। बिल्कुल, है ना। बहुत से हमारे इतिहास में साहित्यकार रहे हैं। बिल्कुल। तो वो लोग जो किताब नहीं पढ़ सकते थे, अक्षर ज्ञान नहीं था जिन्हें, उनके मैसेजेस, उनके बच्चों के फ़ोन, उनके बच्चों के द्वारा मैसेजेस आना शुरू हो गए कि मैं इस साहित्य को कभी पढ़ नहीं पाया जो आपके कारण सुन पा रहे हैं, और आपने मुझे साहित्य से जोड़ दिया। साउथ इंडिया से जो हिंदी के अलावा जो लैंग्वेजेस हैं, मैं साउथ इंडिया की बात करूं, साउथ इंडिया में वही प्रॉब्लम है कि वो हिंदी पढ़ नहीं सकते, समझ सकते। उनके कि मैं सोचता था कि, या सोचती थी कि हिंदी के साहित्यकारों को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, वो कभी नहीं हो पाया, क्योंकि उसके लिए हिंदी सीखना पड़ती। लेकिन आपके कारण वो ऐसे बहुत बेनिफिशियरीज थे। महिलाएं जो कि घर में काम कर रही हैं, उन लोग क्या करते थे कि घर में काम करते वक्त या तो उन्होंने अपने किसी मोबाइल पर लगा दिया या कहीं पर भी लगा दिया, काम कर रहे हैं और कहानी सुन रहे हैं, उनका काम भी हो जाता था, कहानी भी। तो वो महिलाएं जो सुबह से लेकर दोपहर तक काम करती हैं, थक कर चूर हो जाती हैं, अब उनसे कहो कहानी पढ़ लो तो उनको थोड़ा सा आराम की ज़रूरत है, फिर दिन भर। तो वो लेकिन चाहती हैं कि वो भी साहित्य से जुड़े। उनका मतलब ऐसे, और सबसे मतलब आपका इमोशनल पॉइंट था, वो था जो ब्लाइंड लोग थे ना,
उनके मैसेजेस, क्योंकि उनकी एजुकेशन में मैं सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, उनके एजुकेशन में ये थे। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बेचारे ब्लाइंड कहीं नहीं पढ़ पाते, ब्रेल लिपि में साहित्य नहीं लिखा गया। उनकी पढ़ाई की चीज़ तो लिखी गई लेकिन साहित्य नहीं, वो बेचारे कहाँ से उनको साहित्य का ज्ञान होगा। उन लोगों का वो मतलब उन लोगों ने जैसे किया ना, तो मतलब आप उसको फील कर सकते हैं कि मुझे कैसा लगा होगा जब किसी भी ऐसे व्यक्ति का फ़ोन आए। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल भी था। और मुझे ये लगा कि यार मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ, मतलब एक आपको जज्बा होता है ना कि आप समाज के लिए कुछ करें, वो फील आपके अंदर आना शुरू हो गया। इसके अलावा कि आप एक और आपका गोल होता है कि आप सेलिब्रिटी बन जाएं, आपको लोग पहचानने लगे, फाइनेंशियल बेनिफिट पर मैं तो वो। लेकिन इसके अलावा ना, जब आपको सोसाइटी अप्रिसिएट करती है ना, उसके आगे सारी चीज़ें गौड़ हो जाती है। आपको वो जो सेलिब्रिटी का स्टेटस है वो आपको कुछ नहीं लगता। आपको लगता है कि नहीं मैं इन्हीं के बीच ठीक हूँ। वो फाइनेंशियल स्टेटस है। तो इन चीज़ों का जब मेरे पास आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद थोड़ा सा एक आया मेरे पास, पहली बार ऑडियो बूम से मेल आया कि आपका 12,000 रुपये का पेमेंट बना है, ये आप बताइए, आपका बैंक अकाउंट दीजिए, उसमें ट्रांसफ़र किए जाए। जो कहानियाँ आपने उनको पहले भेजी उसका 12,000 रुपये। और मैं कभी नहीं सोच रहा था कि मैं इससे फाइनेंशियल बेनिफिट भी आएंगे जी। वो 12,000 रुपये मेरे लिए, मतलब आप समझ सकते हैं कि आज तो कितनी बड़ी रकम होगी, जिसने मेरे लिए पहली बार उस चीज़ से, जिसके लिए मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ, लोगों के बेनिफिट के लिए काम कर रहा हूँ, और वो मुझे पैसा भी दे जाए जी। तो यहाँ से जो मेरी जर्नी शुरू हुई ना, फिर वो आज तक चल रही है और फिर ना चालू ही है। फिर वो चालू ही रहनी चाहिए, वो रुकनी नहीं चाहिए। जैसे ये कहते हैं कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो सक्सेस की जहाँ तक बात है, और यूट्यूब की अगर हम बात करें, आज के डेट में यूट्यूब पे आपको व्लॉग्स भी मिलेंगे, एजुकेशनल वीडियोस भी मिलेंगी, क्लासेस भी मिलेंगी, फिर आपको शॉर्ट मूवीज़ मिलेंगी, आपको गाने के वीडियोस मिलेंगे। फिर अभी जो एक नया सेगमेंट बडअप हो रहा है, जो नया उभर के आ रहा है सेगमेंट, वो है वीडियो पॉडकास्टिंग का सेगमेंट। चूँकि आप एक ऑडियो पॉडकास्टर और स्टोरी टेलर हैं, वहाँ से वीडियो पॉडकास्टिंग, मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूँगी कि अभी हम, क्योंकि नमो घाट पर हैं, हम बनारस में हैं, और काफ़ी प्यारा इत्तेफाक है कि आज के दिन गुरु पूर्णिमा है और आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। हाँ, पूर्णिमा का चांद भी दिख रहा है। चांद कितना सुंदर दिख रहा है पीछे, उसको मिस मत करिएगा। जो है ना ये जी। तो पॉडकास्टिंग आपने अपने स्टूडियो में की। ऑल इंडिया रेडियो का स्टूडियो होता है, वहाँ पे प्रॉपर इक्विपमेंट्स होते हैं और नॉइज़ कैंसिलेशन का पूरा सेटअप होता है वहाँ पे। फिर आपने बताया आपने बेडरूम में अपने इक्विपमेंट्स के साथ कुछ कहानियाँ रिकॉर्ड की, ऑडियो बूम को भेजा, और ऐसी कई सारे ब्रांड्स को और कंपनीज को अपनी अपनी कहानियाँ भेजी। क्या आपके पास ये इक्विपमेंट्स डे 1 से थे जब आपने अपने लिए काम करना शुरू किया? नहीं, डे 1 से नहीं थे। दरअसल जब लोगों बागों ने अप्रिसिएट करना शुरू किया तो वो ना, जो रिकॉर्डिंग्स थी वो मैंने बिल्कुल ऐसे ही जो आम रिकॉर्डिंग होती है उनको मैंने भेजा। इसके बाद फिर मैंने पहला इंस्ट्रूमेंट लिया था टेस्केम का DR-05, जो मैंने पहले बताया। तो वो मेरा लगभग मेरे ख्याल से 9,000 के आसपास का वो था, जिसमें 2 माइक लगे हुए थे और उसी के अंदर रिकॉर्डिंग, वो कंप्लीट अपने आप में एक रिकॉर्डिंग सिस्टम था जी। पोर्टेबल डिवाइस होती है, उसको आप बाहर भी ले जा करके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन उसमें माइक क्या होता है कि कंडेंसर माइक लगा होता है। तो कंडेंसर माइक की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो ना बहुत छोटी छोटी सी नॉइस को भी रिकॉर्ड कर लेता है जी। तो वो दिक्कत उसमें होती है। तो मैंने उसमें फिर एक एक्सटर्नल माइक लगाने का भी था, डायनामिक माइक लगाने का जी। तो कोई भी, तो मैंने उसमें डायनामिक माइक लगाया और उसके थ्रू रिकॉर्डिंग करना शुरू की। क्योंकि अभी तक ना जो मेरा बेडरूम था साउंड प्रूफ था, बट मेरा नेशनल हाईवे पर घर है, तो उधर पर बहुत सारी आवाज़ आती थी, ट्रक की, हॉर्न की, बस की,
ब्रेक की, ये सारी आवाज़ें आती थी। तो डायनामिक माइक बहुत, वो उन सब आवाज़ों को बहुत कम लेता था। लेकिन उसमें क्या होता ना कि आपकी जो फ्रिक्वेंसीज होती है आवाज़ की, वो उतनी डायनामिक नहीं होती है जी जितनी कंडेंसर माइक में होती है, उतनी ब्राइट नहीं होती है आपकी आवाज़। तो अगर आपको बहुत ब्राइट आवाज़ चाहिए तो कंडेंसर माइक यूज़ करना पड़ता है, और वो कॉस्टली, ठीक है, अलग अलग कंपनी के अलग अलग होते हैं, लेकिन उसके साथ फिर आपको बहुत ज़्यादा साउंड प्रूफिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो मैंने फिर बाद में की। आपको आज यहाँ कैसा लग रहा है? क्योंकि अभी हम बनारस के घाट पे हैं, यहाँ मंदिर की घंटियों की आवाज़ आ रही है, हमने राजघाट को पार किया, हम वापस भी आ गए, हमारी बातचीत चलती रही, हमें पता नहीं चला, एक दो ट्रेन भी गुजरी है। तो यहाँ कैसा माहौल लग रहा है? बिकॉज पॉडकास्ट स्टूडियो में आपके लिए पूरा सेटअप है, यहाँ हम ओपन में घाट पे ये वीडियो शूट कर रहे हैं, और कैसी फीलिंग है, क्या डिफरेंस है? स्टूडियो का तो मैं बताऊं, पिन ड्रॉप साइलेंट होता है, और वहाँ जब अगर आपने पंखा भी घूम रहा है ना, वो भी आवाज़ आपको सुनाई देती है। एसी आप चला नहीं सकते। इनफैक्ट वहाँ पर जो कपड़े ना मुझे कॉटन के पहनने पड़ते हैं, अगर पॉलिस्टर का कपड़ा ऐसे हो गया तो इसकी की आवाज़ जो है रिकॉर्ड हो जाती है जी। तो इस टाइप का साइलेंस वहाँ पर होता है जी। यहाँ तो बिल्कुल मस्ती चल रही है, सब लोग बोट पर घूम रहे हैं चारों तरफ, यहाँ हल्ला, बीच बीच में उधर से ट्रेन भी निकल जाती है बनारस के माहौल की तो बात ही अलग है। ये शूट जो है ना, जो इत्तेफाकन हुआ, अच्छा रहा, आप मुझे मिल गई जी। मेरा मतलब बनारस आने का एक एडिशनल याद में शामिल हो गया जी। तो ये ना चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है जी। ऐसे माहौल में रिकॉर्ड करना जहाँ सब एम्बियंस हो, ये नेचुरल बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये वीडियो पॉडकास्टिंग की तरफ हम बढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो पॉडकास्ट चल रहा है। स्टूडियो से वीडियो पॉडकास्टिंग, या यूँ मैं पूछूं कि जो मुझ जैसे ऐसे कई भी लोग होंगे जो अपनी पॉडकास्टिंग को और ब्रशअप करना चाह रहे होंगे और अच्छा करना चाह रहे होंगे, उनके लिए जो बेसिक आपके गाइडलाइंस होंगी, गुरु पूर्णिमा का दिन है, और जो लोग आपको क्योंकि मैं आपको मानती हूँ, और मेरे जैसे ऐसे कई लोग होंगे जो मेरे इस वीडियो के थ्रू आपको देखेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, आपका, क्योंकि आप बिल्कुल इस लेवल से और अपने अकेले की मेहनत, अपने अकेले के स्ट्रगल्स को हैंडल करते हुए आपने इक्विपमेंट्स भी खुद मैनेज किया, आपने एडिटिंग भी खुद की है, आपने रिकॉर्डिंग भी खुद की है, आपने कट और प्रोसेसिंग और सारी चीज़ें की हैं। तो वहाँ से एक्सपीरियंसेस और आपका जो गाइडेंस होगा मेरे और ऐसे कई लोगों के लिए, वो क्या हो? सुगंधा, सबसे पहले मैं एक शब्द पर, अकेले। जी। कोई भी काम अकेले नहीं होता जी। आप एक कदम अकेले नहीं चलते हैं। जी। डे वन जब आप रोड पर निकलते हैं ना, तो आपका साथ ही, आप जिसने आप पर एहसान किया है, वो उसने रोड बनाने वाले ने भी किया है, आपको पता नहीं है, लेकिन उसने रोड बनाई है आपके लिए, तब आप किसी भी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। जी। मुझे नहीं मालूम मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, लेकिन इसमें मैं कहूँ कि मैं अकेला हूँ, नहीं हूँ। केंद्र बिंदु हो सकता हूँ। जी। मैं अपने परिवार, पॉडकास्टिंग के माहौल में मैं अपने परिवार का केंद्र बिंदु हो सकता हूँ, मैं अपने परिचितों का केंद्र बिंदु हो सकता हूँ, मैं अपने मित्रों का केंद्र बिंदु हो सकता हूँ। जी। लेकिन मेरी जो ये यात्रा है, ये छोटी है या बड़ी है, इस यात्रा में ना सभी के कंधे और सभी के हाथ शामिल है, और किसी किसी का तो सर भी शामिल है, जिसने मुझे पे सर पे बिठा करके भी ऊपर उठाया है। बिल्कुल। बहुत से लोग हैं। जी। मैं मतलब माँ बाप से लेकर, पत्नी से लेकर, अपने मित्र जो है, मेरे बिजनेस पार्टनर जो है, शैलेंद्र है, असित मैंने नाम लिया, मतलब बहुत है, संजय सिंह है, कितने लोग हैं, मोटिवेशन करने वाले लोग हैं ना। आप एक बार बताइए, वो जो मेरे लिए कमेंट लिख रहा है ना, जी। वो मेरी पूरी इस यात्रा का एक सहभागी है, सहयात्री है। वो अगर मुझे मोटिवेट नहीं करता, मैं नहीं पहुंचता। वो जो पहले लिसनर जिन्होंने मुझे इस बात के लिए कहा कि बहुत अच्छा लगा, वो मेरा, सभी ने
मेरा जो बोझ कंधों पर उठाया है उन्होंने ऐसे उछाला है उठान कर जी जी वो, तो मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत हाथ मेरे साथ है। जी। और मुझे नहीं मालूम, प्रत्यक्ष हाथ तो मुझे मालूम है, आप प्रत्यक्ष कितने हाथ है वो भी मुझे नहीं मालूम। उस भरी भीड़ में जब आप ऊपर उठते हैं तो जब आप पलटते हैं तभी आपको नीचे दिखाई देता है कितने लोग हैं, फिर भी आप देख नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। तो ये तो है कि मैं मतलब गिन नहीं सकता कितने लोग ऐसे हैं। जी जी जी। फिर क्या पूछा था आपने इसके अलावा? मैंने ये पूछा था कि अकेले तो खैर आप और हम किस्मत वाले हैं कि हमारे ऊपर ऐसे लोगों का हाथ है जो इस तरीके से मोटिवेट करेंगे, और जो मतलब कभी कभार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि बहुत प्लानिंग हो जाती है कि हाँ ऐसा करना है वैसा करना है, मतलब बहुत सी चीज़ें होती है ना, आप प्लान कर लेते हो, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एक ड्राइविंग फोर्स होता है, जो एक मोटिवेशन होता है, वो आपको अपने परिवार से, अपने मित्रों से मिलता है। मेरा दूसरा सवाल ये था कि हम जैसे और ऐसे कई लोग होंगे जो बिल्कुल अकेले होंगे, जिनके पास किसी की सहायता नहीं होगी, जिनके पास ये नॉलेज नहीं होगा कि या शायद मैं बोलूँ उनके पास उस हिसाब का फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है। हाँ, आप पॉडकास्ट पर जाइए, वहाँ आज की डेट में, उस वक्त नहीं रहा होगा, जी बट आज ना हर पॉडकास्टिंग साइट ये कहती है कि आपके पास मोबाइल है और आप उनका फुल सपोर्ट इस बात पर रहता है जी कि वो आपको पॉडकास्टर बना देंगे। वो उनका हेल्प डेस्क भी है, आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उसी मोबाइल पर आप ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करके तुरंत के तुरंत पब्लिश भी कर सकते हैं। जी मोबाइल सभी के पास है, बिल्कुल। तो ज़रूरी नहीं है। और दूसरी चीज़ ना, बहुत ज़रूरी नहीं है ना कि आप बहुत हाई क्वालिटी डे वन से करें। जी ये कोई एक फोटोग्राफर है, वो एक बेसिक कैमरा लेता है ना, उससे फ़ोटो खींचता है, लेकिन जो फ़ोटो को जानने वाला है ना, वो जान जाता है कि इसका फ़ोटो खींचने का विज़न क्या है। अब वो किसी भी रिजोल्यूशन पे क्यों ना खिंची हो फ़ोटो, जी उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल। ठीक है, तो वो जो फोटोग्राफी का आप देख करके बता सकते हैं। तो जो कंटेंट को का जानकार है ना, तो उसको ऑडियो क्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कंटेंट कैसा बनाया है, आपकी आवाज़ ने मॉड्यूलेशन क्या लिया है, उच्चारण कैसा है, उच्चारण कैसा है, जी इन सारी चीज़ों को वो समझ जाते हैं। जी जब आपके अंदर वो एक जज्बा है और थोड़ा क्वालिटी है, राहें खुद ब खुद बनती चली जाती है। आप यकीन मानिए, जी आज तो हम पिछले 6 सालों में 8 सालों में बहुत डेवलप हुआ है पॉडकास्टिंग। मैं उस वक्त था तो मैं पॉडकास्ट भी नहीं जानता था। आज आप पॉडकास्ट जानते हैं, मैं पॉडकास्ट नहीं जानता था, लेकिन धीरे धीरे अपने आप ना राहें बनती चली गई। और मैं छतरपुर जैसे, कोई कहे कि मैं बड़े शहर में रह रहा हूँ, मैं ये लोग बागों से भी कहूँगा जो छोटे शहर में रह रहे हैं और वो कहते हैं नहीं वो अब दिल्ली में, अब वो मुंबई में अपॉर्चुनिटी नहीं। आप छोटे से गांव में, आज आप यूट्यूबर्स देखिए ना, छोटे छोटे से जो कंटेंट बना रहे हैं, गांव के लोग कंटेंट बना रहे हैं और सफल कंटेंट बना रहे हैं। मिलियन व्यूज है, मिलियन व्यूज है। बिल्कुल, कंटेंट होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि आपका जो ऑडियंस है ना, उसको इंतजार रहे कि नेक्स्ट एपिसोड आएगा और मैं उसको देखूंगा या सुनूंगा। आप बिल्कुल एक अच्छा कंटेंट लेकर के आइए, स्टडी रहिए उसको। ये नहीं कि आज बना लिया फिर उसको कहा कि अब यार नहीं, अब मन नहीं है, नहीं। अगर आप वीकली अपना पॉडकास्ट पब्लिश कर रहे हैं तो ईमानदारी से वीकली करिए, डेली कर रहे हैं तो डेली करिए, मंथली कर रहे हैं तो मंथली कर लिए, फोर्टनाइटली कर रहे हैं फोर्टनाइटली करिए, कभी भी है उसको फ्रिक्वेंसी को सेट करिए, क्योंकि उस दिन आपकी ऑडियंस आपका इंतज़ार करेगी कि आज ये रिलीज़ होने वाला। जैसे आप टीवी सीरियल देखते हैं तो एपिसोड रिलीज हो, अगर वो अनइवन रहे कि किसी भी दिन पटक दिया तो फिर आप उससे तारतम्य छोड़ देंगे। वैसा ही इसमें कि आपका जो एपिसोड है वो एक फिक्स समय पर, फिक्स फ्रिक्वेंसी पर रिलीज ही होना चाहिए। आप कंटेंट बहुत बेहतर बनाइए, और इसकी जो बेसिक चीज़ है ना, आपको उसका शौक होना चाहिए। ये कला है, व्यवसाय नहीं है।
आप कला को व्यवसाय बनाएंगे तो शायद आप कला नहीं रख पाएंगे, और व्यवसाय तो कला हो नहीं सकती वैसे कि कला उसको बना ले। बिल्कुल। तो उसको आप व्यवसाय बनाने की तरफ ध्यान मत दीजिए। आप उसको व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखेंगे, आप 10 दिन में टूट जाएंगे, 15 दिन में टूट जाएंगे, महीने भर में, 2 महीने में, साल भर में, कभी ना कभी आप टूट ही जाएंगे। जी। और आप सिर्फ उसको कला के लिए देख रहे हैं कि नहीं, मैं बतौर कलाकार अपनी कला कुछ लोगों के सामने जो कला प्रेमी हैं उनके सामने लेकर के जा रहा हूँ, तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल सफल होंगे। और इसमें एक और चीज़ है, जी। जितना आप कलात्मक होते चले जाएंगे आपकी ऑडियंस उतनी कम होती चली जाएगी। आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जी। शास्त्रीय संगीत जिसको जितने ये सिंगर होते हैं ना, प्रोफेशनल सिंगर होते जी। हैं, वो शास्त्रीय संगीत वाला मिल जाए तो उसको लेट के जो है प्रणाम करते हैं, करें। बिल्कुल। लेकिन शास्त्रीय संगीत की ऑडियंस कम है, लेकिन उनका स्टेटस बहुत ऊपर बहुत है। ऊपर। ठीक है, तो जब आपको अगर कम ऑडियंस मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि आप शायद वो जो ऑडियंस है ना, जो उस चीज़ को नहीं समझती, उसका जितना इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं है, उससे ऊपर आप हो। तो आपको ये गौरव करने की, ये घमंड करने की बात है कि आपको इतने कम ऑडियंस है। आपको इसमें हतोत्साहित होने वाली बात नहीं है कि हमारे कम ऑडियंस है, बिल्कुल होने दीजिए, क्योंकि चुटकुलों के तो बहुत ऑडियंस मिल जाएंगे, बिल्कुल। एक गंभीर विषय के ऑडियंस नहीं मिलेंगे। आप किसी से एक गंभीर चर्चा कीजिए, वो उठ करके दूसरे 10 लोग चले जाएंगे, लेकिन हा करके ठट्टा करके चुटकुला सुनाएंगे तो आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। तो कला ये से मोटिवेशन रखना बिल्कुल। चाहिए। कला से मैं क्योंकि मैंने आपकी पर्सनल लाइफ पे थोड़ा सा रिसर्च किया है, तो मेरा एक सवाल आपके पास उठ के आएगा, वो ये कि कला में आपने ऑल इंडिया रेडियो, स्टोरी टेलिंग, अनाउंसमेंट, पॉडकास्टिंग पे स्टोरी टेलिंग, जो भी आपने कहानी सुनो आपका चैनल है, आपने एक मूवी में एक्टिंग भी की है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि समीर जी ने एक मूवी में एक बहुत अहम रोल अदा किया था, और मैं कला से इसी टॉपिक पे आने वाली थी। ये कैसे हुआ, ये दरअसल इसके बारे में बताइए। हाँ, ये भी इत्तेफाकन हुआ मेरे साथ। मेरे शहर से लगा हुआ शहर है पन्ना डिस्ट्रिक्ट है, जी। वहाँ एक साउथ इंडियन मूवी है, उसकी शूटिंग चल रही थी। तो कोई मेरे पास आया कि आप शिवेंद्र शुक्ला है आकाशवाणी में अनाउंसर, तो वो आए मेरे पास, बोले आप उसमें जज का रोल है, आप करेंगे? तो मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि जनरली क्या हो रहा है कि आजकल ना सुगंधा जी। मोबाइल हो गया है, जी। छोटे छोटे से कैमरा हो गए, तो कोई भी फिल्म बनाने लग रहा है। और ये उस एरिया में, बुंदेलखंड एरिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है हमारे यहाँ पर, कि रोज़ फिल्म बन रही है, अखबार में निकलता है ये फिल्म बन रही है, बट वो उस लेवल की नहीं होती है। यूट्यूब पर रिलीज़ हो गई, ऐसे हो गई। तो मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। तो बोले नहीं, एक बार आप देख लीजिए। हमने कहा यार साउथ इंडियन मूवी कैसी बन रही है, साउथ इंडिया का कोई यहाँ कौन रिकॉर्ड करने आएगा, यहाँ पर मूवी बनाने के लिए आएगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं आप देख लीजिए। मैंने आपकी उनको फ़ोटो भेजी हुई थी और वो कह रहे हैं कि इनको एक बार मिलवा दीजिए, आप देख लो एक बार। उसने बहुत इंसिस्ट किया। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो चलो मैं चल देख लेता हूँ। जी। तो मैं चला गया पन्ना। जी। पन्ना में उन्होंने बताया वहाँ शूटिंग चल रही है, जी। तो डायरेक्टर को ऑडिशन लेना था। मैंने कहा ठीक है चलता हूँ। तो डायरेक्टर के पास पहुँचे, कुछ एक सॉन्ग की रिकॉर्डिंग चल रही थी। वो जब मैंने देखा सेटअप उनका, तो वो एक बहुत बड़ी मूवी थी जो बना रहे थे। सुरेश कुमार हैं उनके, और उनका बेटा हीरो था। ये चिरंजीवी वगैरह, वेंकटेश वगैरह, इनकी फैमिली की वो पूरे वो के ही लोग हैं। जी। जी। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो शूटिंग, तो मैंने देखा तो थोड़ा सा मैं इम्प्रेस हुआ उस चीज़ को लेकर के। जी। क्योंकि आप खुद एक प्रोफेशनल साउंड और हाँ, ये सारी चीज़ें समझते थे, कैमरा, ये सारी चीज़ें समझते थे। और वो पूरा का पूरा वो जो सेटअप बड़ी फिल्म का होता है वो सारा सेटअप था। डायरेक्टर आया तो उसको ऑडिशन लेना था, तो मैं तो गया था ऐसे ही कि क्या देना है ऑडिशन, कौन किसको करना है।
लेकिन डायरेक्टर आया और उसने जैसे ही दूर से किया तो उसने बस थम्स अप किया, पता नहीं ना ऑडिशन लिया ना कुछ लिया उसने, वो फाइनल शॉट हो गया? बस बोले डन। वो फाइनल शॉट हो गया था आपका? हाँ, अच्छा। घर आ गया वापस। दोपहर को फोन आया कि कल से आप शूट पर आ जाओ। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं आ सकता। तो बोले सर कैसे आओगे? मैंने कहा कल शाम तक देखेंगे। फिर वो सारी चीज़ें रही जो होती रही। वो दरअसल हुआ यूँ था कि उनके जो जज का रोल करने वाले थे वो हैदराबाद से नहीं है, तेलुगु मूवी थी अहिंसा, तो वो हैदराबाद से नहीं आए। अमेज़न प्राइम पे है ये? अमेज़न, हाँ, प्राइम वीडियो पर। अमेज़न प्राइम पे, प्राइम वीडियो पे ये मूवी है अहिंसा। हाँ जी। तो वो आए नहीं थे और इनको शॉट बहुत ज़रूरी लेना था क्योंकि पूरा सेटअप डगमगा गया था। जी। तो इन्हें लगा कि जज के रोल में फिट हो रहे हैं, तो उन्होंने पहले ही उसमें सिलेक्ट कर लिया। देन शूटिंग स्टार्ट हुई। तो वो जो एक मैंने कहा था ना कि आकाशवाणी ने क्या दिया, एक माइक का हेजिटेशन खत्म कर दिया, स्टेज फियर भी खत्म हो गया। स्टेज फियर, ड्रामा आर्टिस्ट, ड्रामा आर्टिस्ट। जी जी मूवी तेलुगु में थी, समझ में कुछ नहीं आ रहा। जी। सबसे बड़ी बात, समझ में इंग्लिश में भी होती तो थोड़ा बहुत समझ में लेते। बिल्कुल। हमारे आसपास की लैंग्वेज होती, भोजपुरी होती, डायलेक्ट होती, कुछ भी होती, पंजाबी भी थोड़ी बहुत जी। वो समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन उन्होंने मुझे वो रोमन में लिख के दे दिया और तेलुगु कुछ कुछ उससे डायलॉग याद किए और शॉट दिया। शॉट देने में वो एक ही बार में शॉट होके कर दे। क्या बात। बोले डायरेक्टर थे तेजा, तो बड़े डायरेक्टर है वो, तो एक ही बार में शॉट होके कर दे और बस बोले कि एक बैकअप शॉट ले ले अगर ये शॉट खराब हो जाए। ठीक है। देन वो आए, बोले समीर जी आप कितने दिनों से फिल्म कर रहे हो? तो हमने कहा मेरे पहली है। तो अरे बोले आपको कैमरे से डर नहीं लगता? तो हमने कहा कौन सा कैमरा खाए जा रहा है, उसमें नहीं कोई दांत निकले हुए, क्या डरना उससे? बोले सिंगल शॉट समझ में नहीं आ रहा, थिएटर आर्टिस्ट है। हमने कहा नहीं थिएटर आर्टिस्ट भी नहीं है। तो बोले फिर मैंने कहा बताया पॉडकास्ट करता हूँ। यानी सेट की जो है आप हैदराबाद आ जाइए और ये कर लीजिए। और रजत बेदी भी उसमें विलेन में थे आपके यहाँ। मनोज टाइगर करके भोजपुरी के काफ़ी अच्छे एक्टर है, वो भी थे। और अनंत बाबू और ये सारे लोग वो उस फिल्म में थे। तो कोई हैदराबाद बुला रहा है, कोई मुंबई बुला रहा है, बट वो दुनिया मैंने बताया ना वो दिल्ली मुंबई भागने वाली दुनिया। मेरा यही सवाल होने वाला था अगला कि एक फिल्म में एक्टिंग हो गई, स्टोरी टेलिंग हो गई, पॉडकास्टिंग हो गई, ऑल इंडिया रेडियो आपका चल ही रहा है, टेक्निकल आप अपनी पढ़ाई के ज़माने से हैं, तो क्या एक्टिंग करेंगे आगे? एक्टिंग दरअसल अगर कोई डिमांड करेगा कि आप अपना परमानेंट रेजिडेंस मुंबई बनाइए या हैदराबाद बनाइए, जी नहीं कर, जी, घर नहीं छोड़ेंगे। हाँ, घर वो सुहाता नहीं जी क्योंकि वहाँ की जिंदगी बिल्कुल अलग जिंदगी है। मैं देखकर भी आया, ऐसा नहीं कि मैं गया नहीं। जी मेरे बहुत परिचित है जो इस इंडस्ट्री में है। जी लाइफ मैकेनिकल लाइफ है, बिल्कुल। 24 आवर्स सोना मुहाल है, सब कुछ सिर्फ। तो वो जीवन अब इतना साहित्य एक पढ़ लिया ना, जी तो वो जो एक जैसे गंगा की घाट पे यहाँ पे ना शांत, बिल्कुल शोर है, शांत शोर ये है चाहिए। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, मंदिरों में घंटी बज रही है, ट्रैफिक है, पीछे से ट्रेन गुजर रही है, लहरों की आवाज है, लेकिन इस शांत- शोर में भी सुकून है, बहुत सुकून है। बहुत सुकून है। इतना समय नहीं हम बिता सकते, जी ठीक है। तो वो छतरपुर मैं अपने शाम को निकल जाता हूँ, 2 घंटे 4 घंटे का वक्त अपने घर अपने को देता हूँ। जी लंच में घर का करता हूँ, डिनर में घर का करता हूँ। मैं कहाँ भागूंगा वहाँ पर? जी लोग देखे वो कार में पराठे रोल खा रहे हैं, उस जिंदगी के लिए शायद मैं नहीं बना। तो अंत में मेरा 1-2 सवाल आपसे ये रहेगा, क्योंकि आपने एक बहुत अलग अलग वैरायटी के एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं अपनी लाइफ में, साहित्य को लेके, इंजीनियरिंग को लेके, टेक्निकल चीज़ों को लेके, पॉडकास्टिंग को लेके, ऑल इंडिया रेडियो को लेके। यूट्यूब के बारे में मैं आपसे पूछूंगी कि जो नए यूट्यूबर्स हैं, जैसा आपने बोला कि आप
पॉडकास्टिंग के लिए आपने बोला कि आप कंसिस्टेंट रहिए। इनिशियली आपको बहुत हाई एंड बहुत महंगे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है, आपका उच्चारण अच्छा है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपका क्या सजेशन रहेगा यूट्यूबर्स के लिए? यूट्यूबर्स के लिए जी, हर चीज़ में वही है, कंटेंट। कंटेंट। आप यूट्यूबर हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, पॉडकास्टर हो, स्टोरी राइटर हो, स्टोरी टेलर हो, कंटेंट कालजयी होना चाहिए, लुगदी वाला नहीं होना चाहिए। कि आज आप, उस जमाने में लुगदी होता था, जी। मतलब लुगदी उसको बोलते थे, दरअसल लुगदी अगर आप समझे, जी, एक किताब आपने ली, उसको कूट के गीला करके कूट लिया जाता हाँ, था, हाँ। उसको फिर जलाया जाता था, जी। ताकि उससे जो है घर में जो भी सिगड़ी जैसे बोलते थे, उसको सिगड़ी को जला जलाई जाए। करके उससे आग उत्पन्न, इसलिए उसको लुगदी साहित्य बोलते थे कि पढ़ा वो आपके शेल्फ में रखने लायक चीज़ नहीं थी। जी, तो उसको प्रिंटेड साहित्य था। आपको कंटेंट ऐसा बनाना है कि लोग बरसों बरस उसको याद रखें आपको। जी, जो ये तात्कालिक चीज़ें हैं ना, उस पर नहीं जाना है जी। कि अभी तुरंत सफल हो गए। ये जी, गहराई को समझे, कंटेंट की गहराई को समझे। मेरा ये व्यक्तिगत है। बिल्कुल, बिल्कुल। सफलता के कई मापदंड हो सकते हैं, जी, जी। अपनी अपनी नज़र के अलग अलग मापदंड होते हैं। जी, कोई तात्कालिक समय करके, कोई प्रोफेशनल स्ट्रीम में जाकर के सफल हो करके अपने आप को, किसी के पीछे बहुत सारी जनता दौड़ती है, उसको वो सफल मानता है, बिल्कुल। ठीक है ना। कोई अपने आप को संतुष्ट कर लेता है, उसको वो अपने को सफल मानता है। बिल्कुल। कोई सिर्फ 4 लोगों को संतुष्ट कर लेता है, तो अपने अपने मापदंड है। अलग। मेरा ये है कि हमें कालजयी होना चाहिए। हम अगर ऐसा कंटेंट तैयार कर सके जो हमें हमारे मरने के बाद भी जीवित रख रखे, सके, बिल्कुल। तो हम वैसा successful कंटेंट हैं, तैयार करें। पैसा है, श्रोता है, फेम है, नेम है, ये तो मिलता रहेगा। प्रेमचंद जब थे तो शायद उनको उस ज़माने में उतना नेम एंड फेम नहीं नहीं मिला, आज पूजे जाएंगे वो। जी, तो वैसा प्रेमचंद जैसा ही मैं उनका बहुत बड़ा भक्त जी। हूँ, उनकी लेखनी का, तो उनको आइडियल रख के करता हूँ चीज़। कंटेंट पर ध्यान दें, अच्छा कंटेंट बनाएं, जी, कंटेंट ऐसा भी हो कि जो समाज को जोड़े, जी, लोग बागों को प्रेरित करे, जी, और किसी भी तरीके से समाज में विघटन नहीं करे किसी भी। और उसमें जो ना सबसे बड़ी चीज़ है, जी, वो कंटेंट दूसरे को दिखाने के लायक हो। जी, आज मैंने कोई कंटेंट बनाया, आपने देखा, आपको अच्छा लगा, तो आप उसको दूसरे को फॉरवर्ड कर पाए। आप अपने मम्मी को भी, आप अपने पापा को, भाई को, बहन को, सास को, ससुर को, देवर को, देवरानी को, मित्र को, कलीग को, किसी को भी, जी, वो कंटेंट सफल होगा। बिल्कुल। लेकिन अगर आप कमरे के अंदर बैठ कर के उस कंटेंट को देख पा रहे हैं लेकिन किसी को फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कंटेंट आपका सफल नहीं होने वाला है। हो सकता है उसके आपके ऑडियंस बढ़ जाए, लेकिन जी। सफलता के मापदंड पे, क्योंकि लोग उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। जी, सिनेमा का देख लीजिए ना, ए ग्रेड की फिल्में होती हैं, उन्हीं की चर्चा होती है, सी ग्रेड की फिल्मों की चर्चा नहीं होती। बिल्कुल। हो सकता है कि आपको मिलियंस व्यूज, मिलियन सब्सक्राइबर मिल जाए, पैसा बरसने लगे, लेकिन वो इज्जत नहीं देगा। नहीं। तो आपके इस सफ़र की हमने जानकारी ली और बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेटिंग स्टोरी है ये। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी आपका कि आपने अपना समय दिया हमें, और इससे अच्छी लोकेशन मेरे ख्याल से नहीं हो सकती नहीं हो थी। सकती। इत्तेफाकन हम यहाँ मिले और ऐसा इन्हीं कि हमने एक एपिसोड शूट कर लिया यहाँ पे। हाँ, मुझे भी शायद इससे बेहतर ना कोई सुगंधा जगह लगी नहीं। लगती नहीं। जी। इतना अच्छा मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पर आकर के, मैं आता था रिकॉर्ड करके मैं ये करूँगा। जी, बहुत अच्छा लगा ये एपिसोड बना करके, इत्तेफाकन बना, लेकिन बहुत अच्छा लगा। जी। कैजुअल रहे हम, जी। हमें कोई, और शायद अगर कोई प्रोफेशनल शूट होता तो शायद ऐसा मज़ा भी नहीं। हाँ, बिल्कुल कैजुअल हमारी बातें हो रही हैं, और मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को भी इस वीडियो के थ्रू कई ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो शायद उस लेवल के प्रोफेशनल, या यूं कहें कि
जिनके पास सेलिब्रिटी स्टेटस है, जिन तक पहुंच पाना इतना आसान नहीं है, उनके वो व्यू पॉइंट्स यूजुअली मिल नहीं पाते जो हमें आज समीर जी से मिले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी मैं आपका इस एपिसोड के लिए और Thank you. आपके समय के लिए। आपके लिए भी कि आपने इतना अच्छा एपिसोड बनाया है, शुक्रिया, थैंक यू। आप you. लोगों को भी आपने देखा ये एपिसोड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। और हम आशा करेंगे कि हम आगे भी ज़रूर आपके मिलेंगे, साथ जब भी मौका मिले ज़रूर एक एपिसोड बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, जी। शॉर्ट बनाएंगे, आजकल तो वो भी चल रहा है। शॉर्ट्स चल रहे हैं आजकल, जी कुछ तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। 2 मिनट की मुलाकात होगी, उसको बना लेंगे, उसको बना लेंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। बिल्कुल। थैंक यू चलिए, थैंक यू सो मच।